चलो राइट देयर, लेट अस स्टार्ट विद द सेकंड पार्ट नाउ। ठीक है, पार्ट 2 शुरू करते हैं। अरे यार ये मेरा टाइप का व्यू नहीं है। हाँ, दिस इज बेटर। थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेता हूँ, फाइन विद इट। एंड ठीक है, तो अभी तक वट एवर वी हैव डेल्ट विद, हाँ सही चल रहा है, एवरीथिंग इज फाइन नाउ। वट एवर वी हैव डेल्ट विद, वट एवर थिंग्स वी हैव डेल्ट विद इम्प्रेशन क्यों लेना है, रिक्विजिट्स क्या है, ठीक है। वी हैव रेड विद क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन के अंदर भी वी हैव रेड अबाउट सबसे पहला तो रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल बेस्ड ऑन सेटिंग, देन रिजिड एंड इलास्टिक्स, देन वी हैव डेल्ट विद योर इलास्टोमेरिक इंप्रेशंस का एक डिस्कशन, ब्रीफ डिस्कशन, बहुत छोटा सा डिस्कशन करा था। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द एक्चुअल इंप्रेशन मटेरियल्स। फर्स्टली लेट अस स्टार्ट विद पॉलीसल्फाइड इंप्रेशन मटेरियल। ठीक है, तो पॉलीसल्फाइड का जो इंप्रेशन मटेरियल है ये बेसिकली ना रबर कंपनीज ने बनाया था सबसे पहले। जो टायर होता है ना उसको बर्न करके ये इंप्रेशन मटेरियल सबसे पहले बना था। ठीक है, सो जो बेस है, जैसा मैंने बताया, एक तो बेस होता है और एक कैटलिस्ट होता है। अब ये जो कॉम्पोजिशंस हैं ये जाएंगे आपकी कॉम्पोजिशन नोटबुक में। डेफिनेशन नोटबुक आप मेंटेन कर ही रहे हो, ठीक है, कॉम्पोजिशन नोटबुक भी मेंटेन करो। एंड ये मैं आपको डेडलाइन दे रहा हूं, मुझे कल तक ये कॉम्पोजिशन नोटबुक आपकी अपडेटेड व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जानी चाहिए कि सर ये हमने कर दी है, आप प्लीज एक बार चेक कर लीजिए। और हर एक की आनी चाहिए, जिसकी नहीं आई आई विल मेक श्योर वो अगली क्लास ज्वाइन ही ना करे। ये मेरी तरफ से स्ट्रिक्ट ऑर्डर है, मतलब ये मान लो स्ट्रिक्ट ऑर्डर या जो भी मान लो, सीनियर की बात मान लो। ठीक है, डेफिनेशन नोटबुक अपडेटेड होनी चाहिए, कॉम्पोजिशन नोटबुक अपडेटेड रहनी चाहिए, और हर एक बच्चे से मुझे डाउट चाहिए ग्रुप पे। ठीक है, तो बेस में क्या क्या होता है, बेस के अंदर मल्टी फंक्शनल मरकैप्टन, दैट इज योर एसएच ग्रुप। ठीक है, एक होता है फिलर। फिलर क्या होता है, फिलर ये होता है कि जैसे हर एक फिल्म के अंदर फिलर सीन आते हैं ना, ताकि फिल्म जो है वो बढ़िया कंसिस्टेंसी की लगे, आगे जाकर के फिल्म पूरी हुई, मतलब 2 सीन के बीच में एक फिलर सीन डालना जरूरी है। ऐसे ही इंप्रेशन मटेरियल्स में फिलर डालना जरूरी है ताकि हमें एडिक्वेट कंसिस्टेंसी मिल सके। कंसिस्टेंसी सही होनी चाहिए। तो जो हमने पढ़े थे ना अभी, एक्स्ट्रा लो, लो, मीडियम, हैवी, पट्टी, इन सब में फिलर कंटेंट बढ़ता चला जा रहा है और वो थिक होते चले जा रहे हैं। तो इसमें फिलर क्या है, लिथोपेन और दूसरा टाइटेनियम डाइऑक्साइड, दोनों में से कोई एक भी डाल सकते हैं। ठीक है, दोनों नहीं डालने हैं, दोनों में से कोई एक। दिस इज फॉर योर स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल एंड कंसिस्टेंसी फॉर श्योर। देन वी हैव समथिंग नोन एज प्लास्टिसाइजर। प्लास्टिसाइजर का काम क्या होता है, प्लास्टिसाइजर विस्कोसिटी के लिए एडवोकेटेड होता है यहां पर। ठीक है, विस्कोसिटी के लिए, विस्कोसिटी मतलब रेजिस्टेंस, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। इसका होता है डाइब्यूटाइल थैलेट, डाइब्यूटाइल थैलेट। फिर आता है एक्सेलरेटर। एक्सेलरेटर डाला जाता है 0.5% सल्फर। क्या क्या हो गया बच्चों, सबसे पहले तो हो गया आपका मेन पॉलीमर, पहला आ गया मेन पॉलीमर, फिर आ गया फिलर, फिर आ गया प्लास्टिसाइजर, फिर आ गया एक्सेलरेटर, पीएफपीए। ठीक है, प्लास्टिसाइजर तो हो गया आपका मर कैप्टन, मरा के किसी तरीके से डल गया इसलिए मर कैप्टन। फिर आ गया फिलर। फिलर मतलब कि फिलर जो है ना, फिलर सीन्स पेन देते हैं, थोड़ा सा पेन देते हैं फिलर सीन्स, इसलिए लिथोपेन हो गया, या फिर टाइटेनियम डाइऑक्साइड हो गई। प्लास्टिसाइजर क्या करते हैं, मक्खन बनाते हैं उसको, विस्कोसिटी बढ़ाते हैं उसकी। ठीक है, अब देखो जैसे मैं टैलेट बोल रहा हूँ, टैलेट टैलेट टैलेट, टैलेट को अगर मैं थैलेट बोलूंगा तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है ना, फिसल रही है जबान, तो इसीलिए प्लास्टिसाइजर क्या है, विस्कोसिटी को कम करता है, थोड़ी फिसलन लाता है, इसकी वजह से डाइब्यूटाइल थैलेट। और फिर एक्सेलरेटर आता है। एक्सेलरेटर मतलब सल्फर, सर पे चढ़ जाता है सल्फर बहुत जल्दी, अगर आप उसको स्मेल करो ना, इसलिए एक्सेलरेट कर जाता है बहुत जल्दी, इसलिए एक्सेलरेटर माने सल्फर। देन आता है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट में आ गया आपका लेड डाइऑक्साइड,
PbO2, ये इसको कैरेक्टरिस्टिक ब्राउन कलर देता है। ब्राउन कलर जो होता है ना पॉलीसल्फाइड का, वो इसकी वजह से आता है, लेड डाइऑक्साइड की वजह से। देन फिलर होता है कैटलिस्ट के अंदर भी, प्लास्टिसाइजर भी कैटलिस्ट के अंदर होता है सेम, और एक रिटार्डर होता है। भाई एक्सेलरेटर को काटने के लिए भी कुछ चाहिए, वरना एक्सेलरेटर एक्सेलरेट ही कर देगा। रिटार्डर जो होता है ओलिक एसिड और स्टीयरिक एसिड, एक मिनट ऊपर कर रहा हूं, ओलिक एसिड या फिर स्टीयरिक एसिड, ठीक है। तो जो भी लोग जिनके भी कॉलेजेस में इफ योर इंचार्ज या एनीबडी इज यूजिंग द टर्म कैटलिस्ट या एक्सेलरेटर फॉर दी सेकेंड पेस्ट, बेस पेस्ट और कैटलिस्ट पेस्ट मैंने बताया ना, तो जो कैटलिस्ट टर्म यूज कर रहे हैं या एक्सेलरेटर टर्म यूज कर रहे हैं, ये गलत है। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, बिकॉज एक्सेलरेटर तो वैसे भी बेस पेस्ट में डाला हुआ है, तो क्या एक्सेलरेटर ट्यूब बोल के उसका नाम क्यों खराब कर रहे हो? वो तो रिटार्डर है ना, रिटार्डर ट्यूब हुई उस हिसाब से तो। एंड कैटलिस्ट हम इसीलिए नहीं बोल रहे हैं बिकॉज कैटलिस्ट डज नॉट सीम टू बी अ गुड टर्म। कैटलिस्ट वो चीजें होती हैं जो कि एक्सेलरेट करती हैं रिएक्शन को, विच इज नॉट a very good term fitting in here. We can say it as a reactor paste. Reactor paste बोलना ज़्यादा अच्छा होगा. So I will normalize this fact कि आप based paste और catalyst paste मत बोलो, आप based paste और reactor paste बोलो. That is much better of a term. ठीक है? अभी ना पॉलीसल्फाइड मटेरियल की एक बड़ी अजीब बात है कि जो पॉलीसल्फाइड मटेरियल होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा मेसी टू वर्क होता है एंड उसमें स्मेल बहुत आती है। क्यों? सल्फर कंपाउंड्स है ना इसके अंदर, सल्फर कंपाउंड्स जो रोटनिक स्मेल देंगे ही देंगे, एंड इट इज मेसी टू वर्क विद। ब्राउन कलर का होता है। गलती से भी मैंने एक बार यूज करा है, एप्रन में लग गया था मेरे, 1000 का एप्रन बनवाया था वो मैंने, और उस पर लग गया था वो, उसको हटाने के चक्कर में मैंने इधर स्लिप करा और वो पूरे में फैल गया। इतना इरिटेशन होता है पॉलीसल्फाइड से काम करने का, मैं बता नहीं सकता हूँ आपको। एक तो वो वैसे ही थोड़ा फ्लोई टाइप होता है, तो यूज करा, वो गिर रहा है इधर से उधर, कभी पेशेंट के ड्रेस पे लग गया, मान लो पेशेंट कोट पहन के आया लुई फिलिप्स का, तो खत्म है उसका काम, फिर वो आपके पास वापस कभी नहीं आएगा। सो पॉलीसल्फाइड के साथ तो सीन है ही है, इट इज मेसी टू वर्क इट एंड स्मेल। व्हाई इज पॉलीसल्फाइड सो मेसी एंड स्मेली? हर एक चीज का रीजन नहीं है, मैंने बताया, जैसे आपको स्मेल का सल्फर है और मेसी टू वर्क विद है, उसका एक्सपीरियंस के साथ है। आप ये समझ लो पॉलीसल्फाइड ना वो है इंसान जिसकी बंदियां इसलिए नहीं बनती है क्योंकि उसमें से ना एक अजीब सी स्मेल आती है और उसकी पर्सनैलिटी ही नहीं है ढंग की, मतलब कि उसको प्रेजेंट करना नहीं आता है खुद को। पॉलीसल्फाइड वो चीज है, ठीक है। मान लो जितना भी स्ट्रांग हो, जितना भी रिलायबल मटेरियल हो, जितना भी रिलायबल बंदा हो, पर एक बेसिक हाइजीन और बेसिक परफ्यूम सेंस और बेसिक ड्रेसिंग सेंस उसको आती ही नहीं है, तो इसलिए टर्न ऑफ हो जाते हैं लोग उससे, ऐसा समझ लो। तो ये जो बेस पेस्ट और रिएक्टर पेस्ट आते हैं, ये डिफरेंट ट्यूब्स में आते हैं, ठीक है। इन ट्यूब्स के अंदर ना बोर साइज होता है एक, मतलब ऐसा समझो कि इफ दिस इज अ ट्यूब, ऐसी सी ट्यूब आती है, इस ट्यूब के अंदर ना एक बोर साइज होता है, मतलब जो आगे छेक होता है ना उसका साइज है कि इतना, मे बी मान लो कि 1.5 mm जो है वो बेस पेस्ट का होगा और रिएक्टर पेस्ट का माइट भी 0.8 mm होगा। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि यही होता है, बट मान लो ऐसा है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये ना मैन्युफैक्चर प्लान्ड है। मैन्युफैक्चर ना बहुत प्लान करके ये चीजें बनाता है, एंड नॉट ओनली फॉर पॉलीसल्फाइड, डिफरेंट मटेरियल्स के जो भी पेस्ट्स आते हैं, ट्यूब्स आती हैं, ये ना मैन्युफैक्चर बहुत सोच के बनाता है कि इसका बोर्ड साइज इतना ही होना चाहिए सो दैट इतना ही मटेरियल डिस्पेंस हो एज पर दी बेस रिएक्टर रेशियो। इसीलिए कभी भी ऐसा मत करो कि एक कंपनी का बेस पेस्ट यूज कर लिया, एक कंपनी का रिएक्टर पेस्ट यूज कर लिया, उनके बोर्ड साइज ही डिफरेंट होंगे, आपको रिजल्ट्स ही नहीं मिलेंगे अच्छे। इसलिए ऑलवेज यूज मैच्ड ट्यूब्स। मैं देख रहा हूँ मेरे कॉलेज के अंदर इंटर्न्स क्या करते हैं, एक तरफ ना DPI का जिंक ऑक्साइड यूजेनॉल का इंप्रेशन पेस्ट है और एक तरफ पे प्राइम कंपनी का, मतलब इधर का बेस पेस्ट है और इसका रिएक्टर खत्म हो गया तो मेरे पास आते हैं, खुशहाल सर आपके पास जोई का पेस्ट है क्या? मैं बोलता हूँ नहीं बेटे, मेरे पास DPI का नहीं है, मैं नहीं रखता हूँ, मेरे पास प्राइम का है, तो आप कहीं और से ले लो। बोलते नहीं सर है तो जोई ना, आप हमें वो उसका रिएक्टर पेस्ट दे दो ना सर,
आप मेरे को उसका रिएक्टर पेज दे दो। मैं कहता हूँ नहीं बेटा ऐसा नहीं होता है, प्लस में वो नॉन यूजेनॉल वाला है, ऐसे नहीं। अरे सर नहीं देना तो सीधा मना कर दो ना सर, ऐसा क्यों कर रहे हो। मैं बोलता हूँ चलो जाओ ले जाओ, क्योंकि ना कुछ चीज़ें ना समझ तभी आती है जब तबाह हो जाती है। तो वो इसका रिएक्टर पेस्ट ले जाते हैं और फिर इसका बेस पेस्ट ले जाते हैं डीपीआई, वो मिक्स करके मजे से पेशेंट के लगाते हैं। मैं खिड़की से अपनी देखते रहता हूँ क्योंकि सामने इंटर्न एरिया दिखता है। 3 बजे उन्होंने वो जोई पेस्ट लगाया, 3:30 बज गए, वो सेट ही नहीं हो रहा। खुशहाल सर ये तो सेट ही नहीं हो रहा। अबे कैसे होगा, मैन्युफैक्चरर्स ने डिफरेंट डिफरेंट ट्यूब्स बनाई हैं, डिफरेंट बोर साइज की हैं, डिफरेंट कुछ ना कुछ अलग है हर एक के अंदर। आपने क्यों उसके साथ में मैस अराउंड करना है, क्यों करना है ना भाई। एक स्टैंडर्डाइज लाइन है हमारी, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। ओके सबसे पहले जब हम पॉलीसल्फाइड को मिक्स कर रहे होते हैं, सबसे पहले तो हम उसकी स्पैचुलेशन करते हैं। एक ऐसे बड़ा सा स्पैचुला लेते हैं, ऐसा लंबा सा स्पैचुला लेते हैं, उससे मिक्स करते हैं उसको ग्लास प्लेट के ऊपर। उसके बाद में क्या होता है, एक पीक ऑफ रिएक्शन आ जाता है। जब उसका रिएक्शन एकदम अच्छा खासा चल रहा है तो इसके अंदर ना हमें रेजिलियंसी फील हो जाती है। रेजिलियंसी मतलब जब मैं इसको इंप्रेशन ट्यूब से दबाऊंगा तो दबाने पे ना वो वापस रिबाउंड करता है, ठीक है। रेजिलियंसी हो जाती है फॉर्म। उसके बाद ये फॉर्म सेट हो जाता है क्रॉस लिंकिंग से। क्रॉस लिंकिंग से ये इसकी यूजुअल स्टेजेस होती हैं। ये ध्यान रखना कि मॉइस्चर और टेम्परेचर का इफेक्ट आता है। अगर आप हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में हो, फॉर एग्जांपल चेन्नई या साउथ, तो वहां पर एक्सेलरेट होगा। बट अगर आप कश्मीर में हो तो वहां पे ये रिटार्ड होगा, इसकी स्लो सेटिंग होगी। कीप दिस इज अ पॉइंट इन योर माइंड। बाय प्रोडक्ट इसका होता है वाटर, H2O। अगर इस वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हुआ तो डिस्टॉर्शन गारंटीड है, डिस्टॉर्शन विल हैपन। ये ध्यान रखना। दिस वाटर एज द बाय प्रोडक्ट इज वेरी वेरी क्रूशियल टू बी मेंटेन्ड। अगर इसका वाटर लॉस हो गया कि पॉलीसल्फाइड इंप्रेशन लेकर के आपने खिड़की के सामने रख दिया या फिर मॉइस्चर से मतलब उसको जिपलॉक में नहीं रखा, डिस्टॉर्शन हो जाएगी, गारंटीड डिस्टॉर्शन हो जाएगी। आई कैन से दिस एज पर माई एक्सपीरियंस, मैंने गलती करी है, ठीक है। सो ये तो हो गया आपका पॉलीसल्फाइड। अब नेक्स्ट वी कम ऑन टू सी सिलिकॉन या फिर कंडेंसेशन सिलिकॉन। सी सिलिकॉन या कंडेंसेशन सिलिकॉन, इसमें भी बेस पेस्ट है, बेस है और रिएक्टर है। अच्छा फिलिप्स में ना बहुत सारे डायग्राम्स और टेबल्स दिए हैं, वो मैं अलग से एक वीडियो में डिस्कस करूंगा, ठीक है। उसमें लाइव में आने की ज़रूरत नहीं है, वो मैं डायरेक्टली वीडियो बना करके डाल दूंगा तो आपको भी मिल जाएगा सबको। नहीं डन। सो बेस में वी हैव अल्फा ओमेगा हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीडाइमिथाइल सिलोक्सेन। ये एक नाम है भाई, ठीक है, ये एक नाम है। अल्फा ओमेगा हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड मतलब CH3 होगा उसके एंड में, हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीडाइमिथाइल। मिथाइल 2 है पर पॉलीडाइमिथाइल सिलोक्सेन। सिलोक्सेन होना जरूरी है, सिलिकॉन की पहचान, ठीक है। फिर आता है दूसरा कंपोनेंट टेट्रा इथाइल ऑर्थोसिलिकेट, टेट्रा इथाइल ऑर्थोसिलिकेट। फिर आता है इसी के अंदर कैटलिस्ट, कैटलिस्ट इज स्टैनस ऑक्टुएट, स्टैनस ऑक्टुएट। इसका बाय प्रोडक्ट क्या है वो भी बताता हूं। ये जो कैटलिस्ट है ना, ये सॉरी ये अरे यार यहाँ क्यों लिख दिया, रिएक्टर के अंदर होता है। कैटलिस्ट रिएक्टर के अंदर होता है, स्टैनस ऑक्टोएट, ठीक है। ये सी सिलिकॉन की एक प्रॉब्लम है, इसका बाय प्रोडक्ट जो है ना वो है इथाइल अल्कोहल। जब रिएक्शन होता है ना तो इथाइल अल्कोहल निकलता है, दारू निकलती है बेसिकली, तो वो इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है।
इवेपोरेट हो जाता है, जिसकी वजह से डायमेंशनल चेंजेस होते हैं। अनलाइक योर पॉलीसल्फाइड जहाँ पे पानी निकल रहा था, वी कैन कीप इट इन जिपलॉक पाउचेस एंड मेंटेन इट, पर यहाँ पर इथाइल अल्कोहल है, वो तो वेपराइज हो जाएगा, इसीलिए इट इज नॉट कंसिडर्ड अ गुड मटेरियल। गुड मटेरियल की लिस्ट में नहीं आता है ये, अच्छा नहीं माना जाता सी सिलिकॉन इम्प्रेशंस के लिए, ठीक है। ए सिलिकॉन, सर आप इम्प्रेशन मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज और क्यों नहीं डिस्कस कर रहे? सी मैं प्रॉपर्टीज को ना आराम से साथ में डिस्कस करूंगा, टीयर स्ट्रेंथ, आपकी इलास्टिसिटी, सारी प्रॉपर्टीज को एक साथ डिस्कस करूंगा, बिकॉज वो ना फिर फ्लो तोड़ देता है बच्चों का। मैं चाहता हूँ पहले बच्चे कॉम्पोजिशन पे फोकस करें और कुछ कैरेक्टरिस्टिक चीजों पे फोकस करें, उसके बाद प्रॉपर्टीज में जाए, वरना अगर मैं सब कुछ साथ में डाल दूंगा ना बोरिंग हो जाएगा, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज को बाद में अलग से डील करेंगे अच्छे से, और फिर वो आपकी प्रॉपर्टीज वाली नोटबुक में जाएगी। और अगर तेरी प्रॉपर्टीज नोटबुक मेरे पास नहीं पहुंची ना उस लेक्चर के बाद, मैं बता रहा हूँ, फिर मैं देख लेना फिर खुशहाल मखीजा क्या कर सकता है, ठीक है। तो ए सिलिकॉन, ए सिलिकॉन के अंदर क्या होता है, आपका बेस होता है और रिएक्टर होता है हमेशा की तरह। सो बेस के अंदर आता है पॉलीविनाइल सिलोक्सेन या फिर विनाइल पॉलीसिलोक्सेन, नाम एक ऑर्डर अनेक, ठीक है। और दूसरा पॉली मिथाइल हाइड्रोसिलोक्सेन। कैटलिस्ट यानी रिएक्टर के अंदर क्या आता है, डाइविनाइल पॉलीसिलोक्सेन, जो इधर था ना उसका दुगना, ठीक है। फिर प्लैटिनम सॉल्ट डालते हैं, ये एक्ट करता है एज अ कैटलिस्ट। और फिर आते हैं आपके फिलर पार्टिकल्स, ठीक है, फिलर पार्टिकल्स, ये ध्यान रखना। इफ प्रॉपर्टीज, देखो ये चीज को ध्यान रखना, अगर आपने बेस पेस्ट और कैटलिस्ट का रेशियो मेंटेन करा है तो नो बाय प्रोडक्ट, पक्का है कोई बाय प्रोडक्ट नहीं बनेगा, इसीलिए इट इज गोल्ड स्टैंडर्ड इंप्रेशन मटेरियल, गोल्ड स्टैंडर्ड इंप्रेशन मटेरियल, इसीलिए इतना माना जाता है ये, ठीक है। इफ प्रोपोर्शंस आर करेक्ट, नो बाय प्रोडक्ट। अगर गलती से भी थोड़ा सा भी, इफ रेसिडुअल पॉली मिथाइल हाइड्रोसिलोक्सेन आ गया तो सेकेंडरी रिएक्शन होगा विद ईच अदर या फिर विद मॉइस्चर जो प्रेजेंट है, और आपका एक बाय प्रोडक्ट बन जाएगा जो कि है हाइड्रोजन गैस। अब ये हाइड्रोजन गैस वैसे तो इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी प्रॉब्लम, नो डायमेंशनल चेंज। तो मैंने भी एक दिन ऐसे ही, मैं सेकेंड ईयर में ही था और प्रोस्तो तो मेरा हमेशा से ही शौक रहा है, तो व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज लंच ब्रेक में मैं प्रोस्तो में ही बैठा रहता था, अपने मेरे फेवरेट पीजी थे अभिषेक सर, मैं उनके साथ रहता था पूरा टाइम। तो मेरे डायमेंशनल चेंजेस, मैंने कहा यार डायमेंशनल चेंजेस तो कुछ होते नहीं है, इतना क्या है, इतना H2 गैस से मैंने डीएम पढ़ी है डॉक्टर माधुरी मैम से, मतलब वो मेरी बेस्ट टीचर मान लो, लाइफ की बेस्ट टीचर में मान लो उन्हें, उनसे बहुत सीखूं डीएम, ठीक है। और अभी भी मैं जब पढ़ाता हूँ ना, मैं थोड़ा थोड़ा इन्फ्लुएंस हूँ उनके नोट्स से, ठीक है। उन्होंने इतना अच्छा डीएम पढ़ाया मुझे, तो मैं उनसे पढ़ के गया, मैम ने कहा बेटे H2 गैस है, डायमेंशनल चेंज नहीं होता। और फिर मैम ने कहा चलो बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करें। तो मैं चला गया अपने सर के पास, मैंने कहा सर पट्टी का कोई इंप्रेशन पोर करना है तो बता देना, क्योंकि उसमें तो कोई डायमेंशनल चेंज होगा नहीं, मैं देख ही लूंगा। सर बोलते ठीक है ले जा। सर ने ना फटाफट से ए सिलिकॉन का इंप्रेशन लिया था, और उसके बाद ना मैंने कहा चलो सर को खुश करने के लिए मैं पोर कर देता हूँ उसे फटाफट। तो मैंने ना जा करके इसे प्लास्टर से पोर कर दिया, और पोर करके उनके लैब में रख दिया, जो पीजीज की लैब है, जो अभी उनका स्टेशन है, था उस टाइम वही मेरा स्टेशन अभी है, इतना ज़्यादा मैं फ्रीक था उनका। तो लैब में रख दिया, अब वो निकाल के मैंने रखा। अगले दिन जब वो निकला इंप्रेशन, तो ये दांत तो थे,
पूरी कास्ट के ऊपर गड्ढे 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 जैसे वॉइड्स बने हुए थे। मैंने सर को बताया, सर ये क्या हो गया? कर्म करने जाता हूँ कांड हो जाता है। सर ने बोला देख ऐसा है, ये जो H2 गैस निकलती है ना, ये प्लास्टर के अंदर वॉइड्स क्रिएट कर देती है। देयरफॉर इट इज एडवाइज्ड कि या तो योर ए सिलिकॉन हैज पैलेडियम इन इट। पैलेडियम क्या है? पैलेडियम इज हाइड्रोजन स्कैवेंजर। हाइड्रोजन स्कैवेंजर है तो उसकी वजह से हाइड्रोजन को वो रिएक्ट नहीं करने देता, वो हाइड्रोजन को निकाल देता है, तो ये वॉइड्स नहीं आते। या तो ये चीज हो, या फिर शुड बी लेफ्ट ओवरनाइट if epoxy will be used to pour models। अगर आपको या तो आप उस इंप्रेशन को रात भर छोड़ दो या थोड़े टाइम बाद पोर करो, या फिर आप पैलेडियम हो। इपॉक्सी क्या होता है बच्चों? क्या होता है इपॉक्सी? एक टाइप का मटेरियल है जिसमें से मॉडल्स बनते हैं। बस अभी के लिए इतना समझ लो, ठीक है? डाई बनाने के काम आता है, अभी पढ़ेंगे उसके बारे में। एक मेजर डिसएडवांटेज is कि it is hydrophobic। It is hydrophobic। Your impression material, your addition silicon is hydrophobic। तो ये प्रॉब्लम क्या करता है? पहली प्रॉब्लम तो यहाँ पे ये हो सकती है कि if you have made a tooth preparation, आपने दांत की कटिंग करी है, ठीक है? आपने दांत की कटिंग करी है और आपको इसका इंप्रेशन लेना है, पर आपको पता है इसके ऊपर थोड़ा बहुत मॉइस्चर तो है ही, और प्लस में आपको जो इंप्रेशन लेना है वो सल्कस के अंदर जाएगा। सल्कस मतलब ये अगर आपका दांत है और ये आपका जिंजाइवा है इसके आसपास, तो ये जो दांत और जिंजाइवा के बीच की स्पेस होती है इसको सल्कस बोलते हैं। इट हैज अ फ्लूइड नोन एज GCF, जिंजाइवल क्लेविकुलर फ्लूइड, ठीक है? ये फ्लूइड होता है। तो वो फ्लूइड के अंदर आपका ये, क्योंकि हाइड्रोफोबिक है तो जा तो पाएगा नहीं। एक तो ये प्रॉब्लम हो गई कि इंप्रेशन इनएक्यूरेट आएगा इसकी वजह से, या तो आप पूरी ड्राई फील्ड रखो, है ना? दूसरी प्रॉब्लम ये हो गई कि पोर करने में इट इज डिफिकल्ट। पोर करने में इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि प्लास्टर तो हाइड्रोफिलिक है ना। लाइक के साथ लाइक मतलब कि कंपैटिबिलिटी दो साथ के जनों के साथ होती है, अपोजिट रिपेल करते हैं, ऐसा मान के चलेंगे अगर हम, तो जो साथ में चिपके हुए हैं हाइड्रोफिलिक के साथ हाइड्रोफिलिक बढ़िया चिपकेगा। पर अगर एक तरफ आपका जिप्सम हाइड्रोफिलिक है और इंप्रेशन मटेरियल हाइड्रोफोबिक है, सही से डिटेल्स नहीं आ पाएंगे। ओवरकम कैसे करेंगे हम इसको? ओवरकम कैसे करेंगे हम इसको? जस्ट अ मिनट। या तो इसको ओवरकम कैसे करें? या तो आप सरफेक्टेंट यूज करो। सरफेक्टेंट क्या होता है? सरफेक्टेंट क्या होता है? ये नॉन आयोनिक कंपाउंड होता है, ये हाइड्रोफिलिक बना देता है। हाइड्रोफिलिक बना देता है सरफेस को, पूरे इंप्रेशन को नहीं, सिर्फ और सिर्फ सरफेस को। क्या होता है आपके सरफेक्टेंट के अंदर ना, दो एंड्स होते हैं। एक तो होता है हाइड्रोफिलिक, एक होता है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक एंड जो होता है इट माइग्रेट्स टुवर्ड्स द सरफेस, और जो हाइड्रोफोबिक एंड है इट स्टेज इनसाइड, जिसकी वजह से ये वेटेबल हो जाता है बाय प्लास्टर, इजी टू पोर हो जाता है। पर इंप्रेशन लेते हुए ड्राई फील्ड is utmost important। Keep this in mind, dry field is utmost important।
ये एक चीज हो गई विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाइड्रोफिलिक एडिशन सिलिकॉन्स आते हैं मार्केट में अब वैसे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। देन लेटेक्स ग्लव्स के साथ एक प्रॉब्लम है। इफ यू वुड हैव असिस्टेड एनी पीजी और एनी इंटर्न, दे मस्ट हैव टोल्ड यू पट्टी मिक्स कर दे, एंड देन दे वुड हैव टोल्ड यू कि ग्लव्स पहन के नहीं, बिना ग्लव्स के। ठीक है, सो लेटेक्स ग्लव्स के साथ प्रॉब्लम क्या है? इट हैज लेटेक्स। लेटेक्स जो है इट इनहिबिट्स सेटिंग ऑफ एडिशन सिलिकॉन। फिर लोगों ने सोचा ठीक है लेटेक्स ग्लव्स नहीं यूज कर सकते तो विनाइल ग्लव्स यूज कर लेते हैं। विनाइल ग्लव्स भी आते हैं। विनाइल ग्लव्स में भी क्या होता है, सल्फर कंटेनिंग स्टेबलाइजर्स होते हैं, और प्रॉब्लम हमें ना सल्फर से ही है। इनफैक्ट लेटेक्स के अंदर भी सल्फर होता है, तो प्रॉब्लम हमें उससे है। वी कैन नॉट अफोर्ड सल्फर ड्यूरिंग मैनिपुलेशन ऑफ एडिशन सिलिकॉन। ठीक है, अगर आपने ये इतना ज्यादा सेंसिटिव है कि आपको यूज करने पड़ते हैं नाइट्राइल ग्लव्स। नाइट्राइल ग्लव्स में 0 सल्फर होता है, तो दे आर वेरी वेल सूटेड। अब प्रॉब्लम क्या है मैं बताता हूँ। मैं जब पीजी में आया, मैंने पट्टी इंप्रेशन लेने जब शुरू कर, व्हाट आई डिड वाज, लेटेक्स तो मैं उतार देता था, पर नाइट्राइल जो थे ना, जैसे ही मैं वो पहनता था, बिकॉज लेटेक्स ग्लव्स का ना पाउडर होता है, वो हाथ पे लगा रह जाता है। सो एज सून एज यू पुट आउट नाइट्राइल ग्लव्स, वो थोड़ा बहुत पाउडर आ जाता है। इवन दैट इनहिबिट्स पॉलीमराइजेशन। सो यू मस्ट हैव क्लीन हैंड्स प्लस नाइट्राइल विदाउट कंटेमिनेशन। एक तो ये चैलेंज, ये मेरे को थोड़े टाइम बाद समझ आया। दूसरी गलती मैंने क्या करी थी पीजी में, मेरा एक असिस्टेंट तो है, हर एक पीजीज को हमें एक असिस्टेंट मिल रखे हैं, क्लिनिकल असिस्टेंट। वो है हमारे फेवरेट योगेश भैया। तो योगेश भैया क्या करते हैं, योगेश भैया को तो हमने पट्टी मिक्सिंग में लगा दिया, और हम अपने लेटेक्स ग्लव्स पहन करके ट्रे का वेट कर रहे हैं, और साइड से हम पट्टी लाइट बॉडी, देखो जब हम इंप्रेशन ले रहे हैं, एक तो हैवी बॉडी होती है, एक लाइट बॉडी होती है, तो लाइट बॉडी इंजेक्ट कर रहे होते हैं और उसके ऊपर पट्टी का इंप्रेशन लेते हैं, ऐसा होता है, बाद में समझाऊंगा। तो मैं तो वो काम कर रहा हूँ, वो पट्टी मिक्स करके नाइट्राइल ग्लव से एकदम साफ सुथरे हाथों से एकदम आइडियल कंडीशंस में दे रहे हैं। मैंने गलती क्या करी, ट्रे प्लेस करने से पहले लेटेक्स ग्लव से काम करके मैंने दांत को तो टच करा ना इंट्राओरली। सो इवन इफ टूथ टच्ड विद latex gloves, पट्टी doesn't set properly, इफेक्ट हो जाती है। अब कई लोग बोलेंगे अरे जी ये सब तो किताबी बातें हैं, क्लिनिक्स में ऐसा कुछ नहीं होता। किताब जैसा बनने की तो कोशिश करो, ठीक है, तभी तो तुम्हारी ग्रोथ नहीं हो रही ढंग की। चलो ठीक है। So this is one of the ways in which we need to be really cautious with sulfur if we are using A silicone. This medium body A silicone was developed, as I had mentioned कि A silicone या silicons की एक medium body भी आती है, which was made with a goal to replace alginate. सर जो आपने रिक्विजिट्स में मल्टीपल कास्ट बोला था वाईएसओ, अच्छा वेट, सी व्हाट हैपेंस इज कि मैंने रिक्विजिट में बोला था कि जो आपका सेट इंप्रेशन है इट मस्ट बी डायमेंशनली स्टेबल एंड नो डिस्टॉर्शन, शुड अलाउ मल्टीपल कास्ट्स। सो डायमेंशनली स्टेबल और नो डिस्टॉर्शन का तो सीधा मतलब है ओवर द लॉन्ग टाइम, क्योंकि मान लो आपने इंप्रेशन लिया, आप एक इंटर्न हो, आपने इंप्रेशन लिया और आप क्लास अटेंड करने चले गए, बाद में जब आप आए लंच ब्रेक में वापस, तो तब तक वो डिस्टॉर्ट नहीं होना चाहिए, है ना। लाइक एल्जिनेट आपका डिस्टॉर्ट हो जाता है पर ए सिलिकॉन नहीं होता है, या सिलिकॉन्स नहीं होते, इलास्टोमेर्स इतनी जल्दी नहीं होते। मल्टीपल कास्ट्स क्यों, जब भी हम मेटल का या फिर कुछ कास्टिंग कर रहे होते हैं, जो कि बहुत आगे जाकर हम पढ़ेंगे फिल्म्स में,
वी रिक्वायर 2 कास्ट्स। एक होती है रिफ्रैक्टरी कास्ट और एक होती है हमारी वर्किंग कास्ट, मतलब मेन मास्टर कास्ट। मास्टर कास्ट तो होती है जो आपके स्टोन से पोर्ड होती है। रिफ्रैक्टरी कास्ट जो है ना वो रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स से पोर्ड होती है। रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स वो होते हैं जो कास्टिंग में यूज होते हैं, क्योंकि ये वाली जो कास्ट है ना, ये जब कास्टिंग में जाएगी 1200-1300 डिग्रीज पे तो ये कास्ट खराब हो जाएगी, पर ये मटेरियल्स 1200-1300 डिग्री में खराब नहीं होते हैं। सो वी नीड टू पुट 2 कास्ट। इसको डुप्लीकेट करके भी कर सकते हैं, पर अगर हमारे पास मटेरियल ही ऐसा है जो कि हमें 2 या 3 कास्ट पोर करने की अलाउंस दे रहा है, then it is considered the best practice. So that is what is achieved अगर हम multiple casts को ध्यान में रखें। I hope you understand this अभी के लिए। Why is silicon hydrophobic? अब वो उसकी composition ऐसी है कि hydrophobic ends जो हैं वो surface पे आ जाते हैं। अच्छा तेरे को तेरे स्टाइल में बताता हूँ भाई, रुक जा, ठीक है। तो ऐसा होता है कि हाइड्रोफोबिक हैं, मतलब कि नहीं कि सिंगल सख्त लौंडा की तरह है, इमोशनल ड्रामा की कोई जगह नहीं है, इमोशनल ड्रामा चाहिए नहीं। मतलब ये ऐसे लौंडे होते हैं जो कि पहले रिलेशनशिप्स में रह चुके हैं, पर अब उन्हें समझ आ चुका है कि वो उनकी ग्रोथ के लिए या उनके करियर के लिए या इन सब चीज़ों के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि उसमें फिर कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, डिस्कशंस होते हैं, टाइम देना पड़ता है, ऐसा सब होता है। तो वो उस चक्कर में ना वो सही से टाइम दे नहीं पाते हैं, और फिर जब वो देते भी हैं ना तो वो आधे स्ट्रेस में देते हैं क्योंकि उनको काम भी और होते हैं। तो वो इसलिए वो ना हाइड्रोफोबिक बन जाते हैं कि भाई हमें नहीं चाहिए ये सब, ऐसे ही सिलिकॉन है, हमें नहीं चाहिए मॉइस्चर। पर यार तू क्या ही समझेगा, ये तो उन लोगों के लिए है जो पहले रिलेशनशिप्स में रह चुके हैं और फिर सख्त हो गए हैं। बट बड़ी तेरी तो कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं रही ना कभी, ठीक है, तो थोड़ा सा तो डाउट आएगा इस चीज़ को समझने में, कोई बात नहीं। चलो लेट अस गो ऑन टू द नेक्स्ट मटेरियल, पॉलीईथर। पॉलीईथर में भी बेस पेस्ट और रिएक्टर पेस्ट होता है, पर यहाँ पे 2 टाइप्स भी होते हैं मटेरियल के, 2 टाइप्स भी होते हैं। सर थैंक यू, आपने नाम नहीं लिया वरना तो कांड हो जाता, ठीक है। नहीं मैं डाउट से वैसे भी नाम नहीं लेता, क्योंकि थोड़ी बहुत तो मस्ती में लेता हूँ, सिर्फ नाम ले दूंगा तो फिर ज्यादा हो जाएगा। 2 टाइप्स, फर्स्ट टाइप एंड सेकेंड टाइप, 2 टाइप्स ऑफ पॉलीईथर होते हैं हमारे पास। फर्स्ट टाइप इज बेस्ड ऑन रिंग ओपनिंग polymerization, ring opening polymerization of aziridine ring. This one is acid catalyzed condensation polymerization of polyether pre-polymer with alkoxysilane terminal group। थोड़ा बड़ा नाम है बट ये याद करना पड़ेगा। Acid catalyzed condensation polymerization of polyether pre-polymer with alkoxysilane terminal group। polyether pre-polymer है और alkoxysilane terminal group है, इन दोनों के बीच में कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होनी है, जिसको कैटेलाइज क्या कर रहा है, एसिड। बस इतना ध्यान रखना। ये एजेरिडीन रिंग होती है पॉलीमर के एंड्स पे, जो कि मैं डायग्राम में बाद में समझाऊंगा। ऐसा समझो, एक मेन चेन होती है, उस मेन चेन पे एजिरिडीन रिंग होती है, एजिरिडीन रिंग होती है। और ये जो मेन चेन होती है ना, ये भी बनी होती है, इट इज अ कोपॉलीमर ऑफ इथाइलिन ऑक्साइड एंड टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, ठीक है। ये जो सेकंड वाला है ना, इसका एक बाय प्रोडक्ट होता है, वो अल्कोहल होता है। फर्स्ट वाले का कोई बाय प्रोडक्ट नहीं है, सेकंड वाले का है, ठीक है। ये चीजों को याद रखेंगे। देन ओवरऑल अगर मैं बात करूं
तो एक बेस पेस्ट है, अगर आपसे पूछा जाए ना पॉलीईथर की कॉम्पोजिशन, तो एक बेस पेस्ट है और एक रिएक्टर पेस्ट है। बेस पेस्ट में क्या है, पॉलीईथर पॉलीमर, एक फिलर है कोलोइडल सिलिका का, और एक प्लास्टिसाइजर है। ग्लाइकॉल ईथर और थैलेट। रिएक्टर पेस्ट में क्या है, एल्काइल एरोमेटिक सल्फोनेट। फिलर और प्लास्टिसाइजर। प्लास्टिसाइजर, ठीक है। यहां पे ना एक क्रॉस लिंकिंग रिएक्शन होता है, क्रॉस लिंकिंग रिएक्शन होता है, एंड सेटिंग जो होती है वो कैसे होती है, एक इनिशिएटर होता है, एक इनिशिएटर होता है बाय द नेम ऑफ, मतलब एक तो इनिशिएटर है आपका और एक है आपका साथ में एरोमेटिक सल्फोनेट एस्टर। क्रॉस लिंकिंग एजेंट अगर मैं बताऊं तो इट हैपन्स वाया कैटायोनिक पॉलीमराइजेशन वाया आइमीन एंड ग्रुप्स, ठीक है। एक और कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है पॉलीईथर की, इट इज द मोस्ट हाइड्रोफिलिक, मोस्ट हाइड्रोफिलिक। Why so? Because of the dominated polymer backbone. In ether dominated polymer backbone, ये इतना ज्यादा हाइड्रोफिलिक है कि मैं आपको एक इंसिडेंट कोट करना चाहूंगा। मेरे इंस्टाग्राम के Q&A सेशंस के अंदर आई हैड दिस क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम समवन कि सर शुड पॉलीईथर बी यूज्ड इन मेकिंग एन इम्प्रेशन। आई सेड यस, इट कैन बी यूज्ड, it can be used. 1 week after this Q&A session I got photographs and the message was, why did you do so? मैंने कहा मतलब वो तो you are responsible for this। मैंने कहा why so? What happened? फोटोज के अंदर क्या था कि ये पॉलीईथर का इंप्रेशन था और उसके अंदर ना दांत रूट के साथ में एक्सट्रैक्टेड थे। मैंने कहा यार ये क्या है सीन, गलती मेरी नहीं थी, गलती उसकी थी। Why so? Because you must remember that polyether is hydrophilic. Polyether is a hydrophilic material और ये इतना ज्यादा हाइड्रोफिलिक है कि आपकी ओरल कैविटी भी हाइड्रोफिलिक है ना, सलाइवा है उस पे, मॉइस्चर है उसमें, तो इट विल वेरी स्नगली फिट इनटू द माउथ। इसको निकालना बहुत मुश्किल होता है, निकल जाता है, निकालना मुश्किल होता है, बट अगर ग्रेड 3 मोबाइल टूथ प्रेजेंट है और आप पॉलीईथर से इंप्रेशन ले रहे हो तो भैया एक्सट्रैक्शन होने के 90% चांसेस है, ये आप मान के चलो। पहले तो किताबों में पढ़ा था, मैंने उस दिन लाइव देख लिया वो फोटो में। नाम नहीं लूंगा मैं उस क्लिनिशियन का, पर क्लिनिशियन बहुत डेकोरेटेड क्लिनिशियन है और वो बढ़िया प्रैक्टिस कर रहा है ओडिशा में। यही होता है जब आप बेसिक्स को साइड रख देते हो और फिर ये बोलते हो कि थ्योरी बातें जो है एक तरफ है, प्रैक्टिकल अच्छा होना चाहिए। थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये ग्रेड 3 मोबाइल इनिशियली वुड हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फर्स्ट और सम सर्टेन अमाउंट ऑफ थिंग्स वुड हैव बीन डन बाय पेरियो कंसल्टेशन, जो भी एक्सपर्टाइज है, पर ये चीज इसकी वजह से है, मेरी वजह से, ठीक है। सो दीज वर द इंप्रेशन मटेरियल्स ओवरऑल। अभी के लिए कितना टाइम हुआ है हमारी रिकॉर्डिंग को, ज्यादा बड़ी तो नहीं हो गई, 39 मिनट्स, ठीक है। We'll take the third part इसके बाद and we'll be discussing further